वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रधानाचार्य के पर्यवेक्षण संबंधी कार्य का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य विद्यालय की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करना है। पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालय व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाना है। प्रधानाचार्य को निम्न क्रियाओं के पर्यवेक्षण में अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। तो पहला है शिक्षण कार्य। विद्यालय की जो समय तालिका बनी है उसी के अनुसार कक्षाओं के शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। उनका संचालन समुचित रूप से किया जा रहा है। इसके लिए प्रधानाचार्य को पर्यवेक्षण करना आवश्यक है। शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण करते समय प्रधानाचार्य को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, प्रधानाचार्य को अध्यापकों की गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि अध्यापक की कठिनाइयां जाननी चाहिए जिसके कारण त्रुटियां हो रही हैं तथा उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है, शिक्षण कार्यों का अवलोकन करते समय प्रधानाचार्य को यह देखना चाहिए कि सहायक सामग्री का प्रयोग हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो पा रहा है तो उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा है, प्रधानाचार्य को शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए सुझाव देना चाहिए। दूसरा, छात्रावास का पर्यवेक्षण। छात्रावास की व्यवस्था प्रधानाचार्य को देखनी चाहिए। प्रधानाचार्य को देखना चाहिए कि पहला, छात्रावास में सफाई है कि नहीं। दूसरा, छात्रों को ठीक से भोजन मिल रहा है या नहीं। तीसरा है, कार्यालय आलेख का पर्यवेक्षण। प्रधानाचार्य द्वारा कार्यालय के आलेख की वित्तीय व्यवस्था का पर्यवेक्षण करना भी आवश्यक है। प्रत्येक दिन केस बुक का अनुसरण करते रहना चाहिए। चौथा है, सामान्य पर्यवेक्षण। उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रधानाचार्य का अन्य भी उत्तरदायित्व होता है, जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं, निर्देशन, परामर्श सेवाएं, खेल कूद, विद्यालय कैंटीन, भवन तथा फर्नीचर आदि। दूसरा प्रश्न है, मूल्यांकन में प्रधानाचार्य की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, प्रधानाचार्य को चाहिए कि पर्यवेक्षण के बाद विद्यालय की निम्नलिखित बातों का मूल्यांकन करे। पहला है, भवन, विद्यालय भवन। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि विद्यालय भवन तथा उस भवन के अंदर विद्यालय के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है या नहीं। दूसरा है, प्रबंध तंत्र की भूमिका। प्रत्येक विद्यालय का कुशल संचालन उत्तम प्रबंध तंत्र पर निर्भर करता है। जो प्रबंध तंत्र मजबूत होता है वह विद्यालय उन्नति करता है। देखना चाहिए कि पहला है, विद्यालय द्वारा अध्यापकों को शिक्षण कार्य के लिए उचित सुविधा उपलब्ध है। दूसरा है, सेवाकालीन शिक्षण की सुविधा है या नहीं। तीसरा है, अध्यापकों का प्रबंधक से संबंध अच्छा है या नहीं इत्यादि। तीसरा है, अध्यापक के व्यावसायिक गुण। विद्यालय का मूल्यांकन करते समय अध्यापक के गुणों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, जैसे पहला है, अध्यापक को विषय का पूर्ण ज्ञान है या नहीं। दूसरा है, छात्रों में अध्यापक के द्वारा सुधार हो रहा है या नहीं। तीसरा है, छात्रों के साथ अध्यापक का उत्तम व्यवहार है कि नहीं इत्यादि। चौथा है, शिक्षण विधियाँ। उत्तम विद्यालय की उत्तम शिक्षक उपलब्धि के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। विद्यालय वातावरण को आकर्षक व रोचक बनाने के लिए कक्षा में रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग आवश्यक है। इसे प्राचार्य को देखना चाहिए। पांचवा है, अभिभावक व समुदाय का सहयोग। अभिभावकों तथा समुदाय का सकारात्मक सहयोग छात्रों की उपलब्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। प्राचार्य को देखना चाहिए कि क्या विद्यालय अपने उद्देश्यों तथा गतिविधियों का निर्धारण अभिभावकों के सहयोग से करता है या नहीं आदि। छठवां है, पाठ्यक्रम तथा पाठ सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन। विद्यालय के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन निरंतर करना चाहिए तथा देखना चाहिए कि विद्यालय छात्रों की आयु तथा पृष्ठभूमि के आधार पर पाठ्यक्रम व पाठ सहगामी क्रियाओं का नियोजन करता है या नहीं आदि। तीसरा प्रश्न है, विद्यालय में मीटिंग की व्यवस्था करने से प्रधानाचार्य की भूमिका की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है, एक पर्यवेक्षण के रूप में प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है कि वह समय समय पर शिक्षण व्यवस्था के संचालन हेतु शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों की मीटिंग बुलाए, जिससे सभी की क्षमताओं का भी पूर्ण सहयोग मिले व शिक्षकों के संदर्भ में भी उनके व्यावसायिक शिक्षक व शिक्षणेतर विकास को बढ़ावा मिले व विद्यालयी विकास में उनका भी प्रतिभागित्व सुनिश्चित हो सके। इसके लिए प्रधानाचार्य को स्टाफ मीटिंग का आयोजन निम्न संदर्भों हेतु करना चाहिए। पहला, पाठ्यक्रम में पुनः दीक्षित करना चाहिए। दूसरा है,
प्रदर्शन पाठ आयोजित करना चाहिए। तीसरा, स्टडी सर्किल चाहिए। चौथा है वर्कशॉप का आयोजन करना। पांचवा है विषय गोष्ठियों का आयोजन करना। छठवां, सेमिनार आयोजित करना। सातवां, शैक्षिक उपलब्धि हेतु पत्र पत्रिकाओं व ग्रंथों की व्यवस्था करना। आठ, नवीन प्रयोगों को प्रोत्साहन देना। नौवां है अध्ययन समूह गोष्ठियां चलाना। 10वां है विस्तार भाषाओं का आयोजन। 11वां है फिल्म प्रदर्शन। 12वां है केंद्रीय पुस्तकालय व्यवस्था। 13वां, स्थानीय अनुसंधान संस्थाओं के साथ टिकट संबंध द्वारा आवश्यक परामर्श प्राप्त करना। 14वां है व्यक्तिगत समस्याओं का व्यक्तिगत विचार। 15वां, स्थानीय उच्च शिक्षण केंद्रों का भ्रमण। 16वां, ग्रीष्मकालीन उन्नयन पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षकों को भेजना। चौथा प्रश्न है परिवेक्षण तथा पर्यवेक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है परिवेक्षण तथा पर्यवेक्षण में अंतर। एक तरफ परिवेक्षण है, एक तरफ पर्यवेक्षण है। पहला है यह क्रिया हमेशा चलती रहती है, पर्यवेक्षण में यह हमेशा नहीं चलती है। दूसरा, इसमें आकलन निदान की दृष्टि से किया जाता है। पर्यवेक्षण में इसमें कार्यों के संचालन को महत्व दिया जाता है। चौथा है प्राचार्य जब शिक्षकों को कार्यक्रम का स्वतंत्र भार सौंप देता है तब प्रभारी का कार्य पर्यवेक्षण होता है। इसमें है इस प्रकार प्राचार्य का कार्य पर्यवेक्षण होता है। पांचवा है इसमें यह देखा जाता है कि कार्यक्रम का संपादन अपेक्षित दिशा में किया जा रहा है या नहीं। इसमें है यह इसलिए किया जाता है कि उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जा रहा है या नहीं, यदि नहीं तो उसका प्रबंध करना चाहिए। छठवा है इसमें जवाबदेही को ध्यान में रखा जाता है, इसमें उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखा जाता है। सातवां है प्राचार्य का कार्य परिवेक्षण तथा पर्यवेक्षण दोनों है। इसमें है किसी प्रभारी का कार्य केवल पर्यवेक्षण होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीएड के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।